नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज बातचीत करेंगे हरियाणा के चुनाव को लेकर के, जहां वाकई में एक बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है और वहां पे सब कुछ है। वहां पे भगदड़ मची हुई है, आया राम गया राम चल ही रहा है, जिसके नाम से वहाँ कहावत बनी है। बहुत सारे लोग टिकट न मिलने से रोध हो रहे हैं, कुछ लोग चेतावनी दे रहे हैं। ये भी समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मुकाबला किसके किसके बीच हो रहा है, कौन किसकी तरफ है। बड़ा कठिन काम हो रहा है यहाँ पे। और कई सारी पार्टीज़ हैं जो चुनाव में दंगल में इसमें अपनी किस्मत आजमा रही। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो बड़े अलायंस कह लीजिए या अकेले भी कह लीजिए उनको, वो मुकाबले में है। जेजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, आईएनएलडी भी है, आज़ाद समाज पार्टी भी है, कुछ और छोटे छोटे दल हैं। तो बहुत सारे दल इतने छोटे से राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और सब ताल ठोक रहे हैं कि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। दुष्यंत चौटाला तो खुल के कह रहे हैं कि दो बैलों की जो लड़ाई होगी, ये उनके वर्ड है, मेरे नहीं है, दो बैलों की लड़ाई होगी तो फ़ायदा तीसरे का होगा। यानी वो किंग मेकर की अपनी भूमिका देखते हैं। उनको खुद विश्वास नहीं है कि वो अपने दम पे चुनाव जीत सकते हैं पूरी विधानसभाओं का, लेकिन सरकार उनके मदद के बिना नहीं बनेगी, ये उनका दावा है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है मुकाबला तो उनके और कांग्रेस के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं गेम में ही नहीं है। अब ये देखिए, कल तक वो उनके साथ थे, अब उनका तलाक हो गया है, तो अब वो अलग चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनको सीटें जितनी चाहिए थे वो मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने 29 लोगों की जारी कर दी लिस्ट और अभी ये सिलसिला और लंबा चलेगा। तो भगदड़ भी है, बगावत भी है, ड्रामा भी है, इमोशन भी है, सब कुछ हरियाणा के चुनाव में चल रहा है। आज इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हरियाणा का जो गेम सेट हो रहा है चुनाव का, वो किसकी तरफ टिल्टेड है, क्या इश्यूज़ बड़े हैं वहाँ पे जिस पर वहाँ का मतदाता युवा है। जाति समीकरण भी वहाँ, अब जैसे जाति आजकल हर राज्य में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, हरियाणा में भी है, तो वहाँ पे जाति समीकरण किसके पक्ष में है। और भारतीय जनता पार्टी तीसरे टर्म के लिए प्रयास कर रही, तो क्या 10 साल के शासन की वजह से उनको कोई नुकसान हो सकता है, लोग नाराज़ हैं, नहीं नाराज़ हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी। मैं परिचय करा दूं आपका सबका। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार, जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया और दो वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और रविंद्र शिवराण जी हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक अनुरोध है कि थोड़ा छोटा छोटा बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं चूँकि सोच रहा हूँ आज रविंद्र जी के क्विक टिप्पणी ले लूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँ राजनीतिक दलों की तरफ। रविंद्र जी, इस बार जीत आसान नहीं लग रही वहाँ पे, मतलब जिस तरह से ताल ठोकी जा रही है, क्या होगा, कौन जीत सकता है, किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको, संक्षेप में बताइएगा। जी नीरज भाई नमस्कार। देखिए, माहौल इस बार बहुत बाइपोलर चुनाव है, तीसरे विकल्प के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और बीजेपी को 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एक बड़ा मसला है। इशू बेस्ड चुनाव इस बार हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के हौसले काफी बुलंद हैं क्योंकि 5 सीटें और एक बड़ा वोट प्रतिशत उनको इस लोकसभा चुनाव में हासिल हुआ था। बीजेपी ने 5 सीटें खोई थी तो उनके कार्यकर्ता थोड़े हतोत्साहित हैं और इश्यूज इतने सारे हैं कि जिनकी वजह से कांग्रेस जो है ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और बीजेपी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उन इश्यूज को डिफेंड करने में। और एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा इशू है, मिस गवर्नेंस दूसरा इशू है और तीसरा इशू है कि जो पॉलिसी सरकार लेके आई, अच्छी पॉलिसीज होने के बावजूद भी उन पॉलिसीज का जो फीडबैक रिड्रेसल सिस्टम था, ये जो कंप्लेंट्स को एड्रेस करने का तरीका था, वो बड़ा खराब रहा और जनता उससे बड़ी परेशान रही। तो पॉलिसीज अच्छी होने के बावजूद भी उसका नुकसान होगा। और आखिरी टिप्पणी ये है मेरी कि सरकार जो है इस वक्त एक संवैधानिक संकट की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है। 6 महीने से असेंबली को नहीं बुलाया गया है, संविधान के नियमों के खिलाफ है और अगर 13 सितंबर तक असेंबली का सेशन नहीं आया तो या तो असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए कैबिनेट की मीटिंग हो या फिर राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर असंवैधानिक तरीके से ये सरकार उसके बाद काम करेगी। तो इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी में पहली बार जो अनुशासित पार्टी थी उसमें कहीं ना कहीं हमको गुटबाजी या फिर लोग भगदड़ की तरह भाग रहे हैं, ये देखा जा रहा है। कांग्रेस में उसके कंपैरेटिवली कम गुटबाजी दिख रही है, हालांकि गुटबाजी वहां भी है लेकिन अभी वहां पर कम लोगों ने पार्टी छोड़ी है, कम लोगों ने मुखालफत की है, कम लोगों ने बगावत की है। उसका एक बड़ा कारण है कि केवल 41 विधानसभा सीटों की घोषणा भी हुई है। तो अगर ज्यादा विधानसभा सीटों की घोषणा होगी तो उम्मीद है कि वहां पर भी इस तरह की घटना हमको देखने को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी
चंद्रशेखर की पार्टी, इनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। इनके लिए अभी इस चुनाव में ज्यादा संभावना ही नहीं है। हो सकता है आने वाले चुनाव में इनकी संभावनाएं बहुत प्रबल हों। जी नीरज भाई। ओके, तो जेजेपी आपको तो आप बिल्कुल मतलब किनारे करे दे रहे हैं। अब जरा हर्षवर्धन जी एक छोटी टिप्पणी। हर्षवर्धन जी एक जरा संक्षिप्त टिप्पणी, फिर राजनीतिक दलों की तरफ चलूँ मैं। हरियाणा में इस बार बड़ी सरफटौल टाइप की चल रही है सभी दलों में, कांग्रेस में, बीजेपी में, आम आदमी पार्टी अलग ही अपना एक उन्होंने कर लिया, और सबसे मज़ेदार तो मुझे जेजेपी लगते हैं। उनका एकदम फंडा क्लियर है कि मेरे को जीतना नहीं है, लेकिन सरकार मेरे बिना कोई नहीं बना सकता। अभी आपका असेसमेंट क्या कह रहा है कि हरियाणा में चल क्या रहा है इस समय? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला ये भ्रम, ये माहौल भले बनाए, लेकिन अब जो राजनीति वो करते हैं उसमें वो थोड़ा फिसल गए हैं। अब वो मामला उनके हाथ में रहा नहीं है। और अगर जो जाट बहुल सीटें हैं वहां जननायक जनता पार्टी को एक, जिसको कहे ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जाट उन्हें एक धोखेबाज पार्टी के तौर पर देख रहे हैं। अब वो भरोसा कितना समय लगेगा उनको वापस लौटाने में, कितनी एक तरह से कहे कि फिर से उनको जमीन पर मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बहुत किंग मेकर वाले रोल में होने वाले हैं। ये मुझे जो साफ साफ दिख रहा है कि बहुत क्लियर कट ये लड़ाई होने जा रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई है। जहां तक सिर्फ उटव्वल की बात है, तो मैं अभी जब जुड़ा तो मैं आखिरी सुन रहा था, वो ठीक कह रहे हैं कि जितने टिकट बटेंगे उसी हिसाब से तो दिखेगा। और दूसरा, अगर सिर्फ अटव्वल हो रही है, यानी पार्टी के लोग टिकट न मिलने से बहुत नाराज हैं, तो इसका एक मतलब यह भी लगाया जाना चाहिए कि उस पार्टी की स्थिति अभी उतनी खराब नहीं हुई जितनी हम लोग कल्पना कर रहे थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जा रहा है ना भाई कि 10 से 5 हो गए, थोड़ा माहौल भी गड़बड़ा गया, सीएम भी बदलना पड़ा, तो थोड़ा सा स्थितियां ठीक नहीं। लेकिन अगर हम वहां के समीकरण देखें तो जो गैर जाट समीकरण है, जिसमें ओबीसी बहुत स्ट्रांग है, वो अभी बीजेपी के साथ खड़ा दिखता है। तो लड़ाई इतनी आसान नहीं है हरियाणा। लड़ाई इतनी आसान नहीं हरियाणा में। अब देखिए जेजेपी वाले भी छोड़ छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं, जिनको आप लोग बिल्कुल अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं दर्शकों को बता दूं, पिछला चुनाव अगर आप लोगों को याद हो तो जो भी सर्वेज आए थे या जो भी असेसमेंट किए गए थे, कई जाने माने पत्रकारों ने जो उस पर राय रखते थे हरियाणा को लेकर के, उनमें से कई लोगों से मैंने शो में किया तो किसी एक ने तो ये कहा था कि हरियाणा में दिल्ली हो जाएगा। मतलब जिस तरह की भारी जीत दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली थी, वैसी ही बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है हरियाणा में। लेकिन परिणाम में आप देखिए क्या हुआ था। तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल स्टेट है, इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब चलते हैं धिंगरा जी के पास। धिंगरा जी, आपके यहाँ तो इंटरनल भी काफ़ी लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं, हुड्डा जी के यहाँ पे, शैलजा जी के यहाँ पे, और अब आपके जो मित्र हैं आम आदमी पार्टी वाले, वो ताल ठोक रहे हैं। 29 टिकट तो बांटी थी, अभी और करेंगे। कैसे काम चलेगा आप लोगों का? भाई साहब, कोई किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा नहीं है। वो सिर्फ मीडिया के माध्यम से ऐसे लगता है कि जैसे हमारे में पता नहीं कौन सा झगड़ा चल रहा है। ऐसा कुछ भी झगड़ा नहीं है। हाईकमान की जो झंडे के नीचे सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग सेम हैं। जो हाईकमान ने टिकट बांटी उसको सारे लोग जो है लगातार अपने तरीके से अपना, उसके ऊपर जिन जिन को मिलेगी वो अपना काम करेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, देखिए सेंटर में वो हमारे साथ जो इंडिया गठबंधन में मोदी जी के ऑपोजिट में तो हम जरूर इकट्ठे हैं, लेकिन स्टेट के मुद्दों पे हमारा कोई आपस में इस तरह का मामला नहीं है। स्टेट में जो है हमारे मुद्दे अलग अलग हैं। हम तो जो हरियाणा के स्टेट का वेलफेयर चाहते हैं वो सबसे पहले वो रहता है हमारे उसमें। और हमने आज हुड्डा साहब के जो 10 साल का सरकार था और आज जो खट्टर साहब का 10 साल का ये सरकार रहा, इसको लोग कंपैरिजन करते हैं। और उस समय जो है कितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने, कितने मेडिकल इंस्टीट्यूशन बने, कितनी रोड्स बनी, कितना मेट्रो का विस्तार हुआ, कितने बिजली के प्लांट लगे, इतने सारे सिस्टम के बीच में 1.5 लाख के करीब सरकारी नौकरी लगी। तो उस समय जो था बहुत खुशहाल हरियाणा हुआ करता था, नंबर 1 हरियाणा था पर कैपिटा इनकम में, पर सिस्टम में। लेकिन आज की डेट में जो हरियाणा है वो क्राइम में, भ्रष्टाचार में, इस समय हरियाणा नंबर 1 उसमें है। और आप ये देखें कि ये सरकार 10 साल की घोटालों की सरकार रही। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, धान घोटाला हुआ, माइनिंग घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, बिजली मीटर के खरीद का घोटाला हुआ। इसके अंदर 5000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने एजुकेशनल। इन्होंने कोई
कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मतलब उसको तोड़ने का काम किया, खत्म करने का काम किया इन्होंने। अब आके देखें कौन कौन से मुद्दे थे जो कर्मचारी है। अरे मुद्दे पे बाद में आएंगे, रुको ना धींगरा साहब, मुद्दे पे बाद में, पहले तो ये बताओ आम आदमी पार्टी को आप लोग क्यों दरकिनार कर दिया? एकदम सहयोगी तो रख लेते साथ में। नहीं, हमारे सहयोगी है इंडिया गठबंधन में वो, लेकिन स्टेट के मुद्दों पे हमारी उनके साथ दाल नहीं गल सकती। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्यों नहीं गल सकती? क्या लफड़ा क्या है? मैं बता रहा हूँ, देखिए अब SYL का पानी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका, हम कह रहे हैं भगवंत मान जी से कि हमारा जो उधर खुदाई है वो कंप्लीट कराएं, लेकिन वो नहीं कराना चाहते। भगवंत मान जी ने कहा हमारे पास पानी नहीं है, हम तो खुदाई नहीं कंप्लीट कराते। यहाँ पे आके हमारा पेच फंसता है, और हम ये सीधे शब्दों में इसीलिए कह रहे थे कि हम 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारा कोई गठबंधन नहीं है किसी के साथ, और ना ही करना चाह रहे तो, और ना ही हुआ है अभी भी, और आज भी जो नहीं है होगा जी ना होगा, अब तो होगा भी नहीं ना ऐसा। बिल्कुल होगा भी नहीं, बिल्कुल होगा भी नहीं। और हमारे जितने पैनलिस्ट आज 10 दिन से लगातार पैनल पे हैं, और हर डिबेट में हमारी एक ही बात होती है कि हम 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी को सुन नहीं रही बात? ये तो सुन रहे हैं सारा। पूछ लेते हैं ना अभी इनसे। जी अनमोल जी, आप लोग सुनते क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 90 पे लड़ रहे हैं, जबरदस्ती आप लोग उनसे सीटें मांग रहे हैं, और पानी के लिए वो खुदाई भी नहीं कर रहे हैं आप। नीरज जी, हमारी पार्टी जो है उसका संगठन हरियाणा में बहुत मजबूत है, और हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मजबूती से कैंपेन कर रहे हैं। जो बदलाव यात्रा, जो जनसभा हमारे नेता कर रहे हैं हरियाणा में, उसमें लाखों लोग उपस्थित होते हैं, और इस बात को वो मानते हैं कि जो डबल इंजन सरकार है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की, उसमें पहला इंजन भ्रष्टाचार का है और दूसरा इंजन परिवारवाद का है। जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अनमोल जी मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, अनमोल जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आप लोग कांग्रेस से गुस्सा क्यों है, या उनके साथ मिलकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस अपने लेवल पे तैयारी कर रही है, आम आदमी पार्टी अपने स्तर पे तैयारी कर रही है। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस हुए थे अलायंस को लेके, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन क्या वजह थी? क्या थी? देखिए, दोनों ही पार्टीज की टॉप लीडरशिप के बीच में जो भी चर्चा हुई उससे मैं भी अनभिज्ञ हूं, और कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं वो भी शायद अनभिज्ञ होंगे। लेकिन एक चीज पे जरूर सहमति है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्रदेश की जनता जो है वो सिरे से नकार रही है। और यार अनमोल जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहे हो? कांग्रेस भी के खिलाफ भी तो आप लड़ रहे हो ना, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इन्हीं के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ? देखिए, हम चुनाव किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम चुनाव मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को हरा के ही तो जीतेंगे भैया। लेकिन हम जनता के बीच में जाके जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो हम जनता को कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम आपको 5 गारंटी देते हैं। हम आपको विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, हम आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे, हम महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि देंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरह से किसान की दुर्गति हुई भारतीय जनता पार्टी के शासन में, वो दोहराया ना जाए। और उन्हें तो यही बात तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, यही बात बीजेपी वाले भी कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक फर्क है ना। पिछले 10 साल में, और इस देश को आजाद होने के बाद पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसने 2 राज्यों में जो वादे जनता से किए उन्हें पूरा करके दिखाया। यही कारण है कि दिल्ली में प्रचंड बहुमत से 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और पंजाब में भी उसी तरह का प्यार और आशीर्वाद जनता ने हमें दिया। ओके, रुको सर, बहुत लंबा नहीं, हमने कहा छोटे छोटे रखो, 6 लोग हैं तो थोड़ी थोड़ी बात होगी। केवल ये एक आखिरी कमेंट आपको, फिर मैं सिद्धार्थ जी की बात। ये कह रहे हैं कि इतना बढ़िया इनके पास मॉडल है, इनको आप साथ रखते तो आपको ज्यादा फायदा होता, नहीं लगता आपको? ये मुझसे पूछ रहे हैं ना? हाँ, धींगरा जी से पूछ रहा हूँ। जी देखिए, इनका जो मॉडल है, अब मुझे तो देखिए पंजाब में मुझे मॉडल दिखता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इन्होंने खुदाई करवाने से इनकार कर दिया, और 6 साल से ऑर्डर आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये इनकी सरकार है, तो इनको तो उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। और जब आप पंजाब से चलते हैं हरियाणा की ओर, तो आप कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे, और दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं हम तो पानी लेकर के रहेंगे, क्योंकि वो पानी तो हरियाणा के थ्रू जाएगा ना, हवा में तो जाएगा नहीं। तो मुद्दों पे ही तो दरकरार है,
और मुद्दों पे ही तो मॉडल कौन सा है? मॉडल तो आपको मैं बताता हूँ, हमारे टाइम पे नेशनल लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आए। निफ्ट हमने पंचकुला में बनाया, निफ्टम कुरुक्षेत्र में बनाया, मेडिकल कॉलेज हमने आगे आप राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हमने बनाई, महिला फूल सिंह यूनिवर्सिटी हमने बनाई। ढींगरा जी दोबारा आता हूँ आपके पास, तो बहुत सारी चीजें हैं ना। मैं दोबारा हूँ आपके पास। पहले ही काम कर सारा चुनाव एक तरफ और पंजाब की खुदाई दूसरी तरफ, मामला वही अटक गया, खुदाई क्यों नहीं करा रहे? सिद्धार्थ यादव जी, आपने भी जेजेपी को छोड़ दिया, आपके सहयोगी में अभी तो जुड़ जाते लोकसभा के नहीं थे, तो आपकी विधानसभा में लेकिन आपको लग रहा है ये काम के नहीं है क्या? आप अकेले चले जा रहे हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी आपके लिए। देखिए नीरज जी, मैं पहले कांग्रेस पार्टी के साथी और आम आदमी पार्टी के साथी के लिए एक एक बात जो उन्होंने कही उस पर कह देता हूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहली बात तो अभी कांग्रेस पार्टी के साथी ने कह दिया हम तो बार बार कह रहे हैं हम अलग लड़ना चाहते हैं, सुन क्यों नहीं रहे? इंडिया गठबंधन वैसे बहुत साथ है, पर पता नहीं पंजाब में अलग होता है, दिल्ली में अलग, यहाँ अलग, वो तो चलिए परिस्थितियां हैं। पर अगर बार बार आप कह रहे थे और ये सुन नहीं रहे थे, तो राघव चड्ढा जी की गाड़ी का तेल इतना क्यों खर्च करवा रहे थे आप? बार बार उनको घर बुलाया, परसों तक उनके साथ बैठे रहे, खूब मंथन किया, 5 सीट 60 सीट पर आकर के गाड़ी अटक गई और फिर आप दोष दे रहे टीवी पे, अच्छा नहीं लगता। ये पहली बात। दूसरी बात, अभी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे लाखों लोग हमारे साथ आ रहे हैं, लाखों लोगों की भीड़ हमारे साथ आ रही है। अगर 1 लाख वोट इनको पूरे हरियाणा में भी मिल गया, नीरज जी आश्चर्य की बात हो जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार ये 68 सीटों पर लड़े थे, 68 के 68 पर इनकी जमानत जब्त हुई थी और कुल मिलाकर के इनको 60,000 वोट पूरे हरियाणा में नहीं मिला था। लाखों लोग इनकी रैली में आ रहे हैं। तीसरी बात, मैं एक अंतिम बात कहूंगा और फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। SYL की बड़ी बात कर रहे थे अभी। अरे आम आदमी पार्टी की सरकार तो अभी आई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो 5 साल से आया हुआ है। जब आपकी सरकार थी कांग्रेस में, तब तो आपने खुदाई करी नहीं, तब तो आपने हरियाणा को पानी दिया नहीं, तब तो बिल्कुल मुंह सिल के बैठा करते थे, मुंह में दही जमा के बैठा करते थे, एक शब्द SYL के लिए नहीं बोला। जबकि इतना राज आपने पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किया। आज आम आदमी पार्टी आ गई तो तुरंत हरियाणा का मुद्दा बदल गया, राजनीति आपकी तेज हो गई। ये आप लोगों की सच्चाई है। अब इसके विकल्प में खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 2 बार से हरियाणा के जनता के दिलों में उतर रही है और तीसरी बार भी हरियाणा की जनता प्रतिबद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आना है। उसके कुछ कारण है नीरज जी, डिबेट में आगे जरूर बताए जाएंगे, पर मैं 2 बात जरूर कहूंगा। जो भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना कि हमने ऐसा किया था, लिस्ट बहुत लंबी है, ढींगरा जी कह रहे थे, लिस्ट तो उसकी भी लंबी है। अखबार की वो कटिंग हरियाणा की जनता ने बार बार पढ़ी है और उनके दिलों में छपी हुई है। हरियाणा की जनता 18 मिनट में, हर 18वें मिनट में एक दलित पर अत्याचार होता था, खर्ची पर्ची की सरकार चलती थी, CLU का गैंग चलता था। जिस पार्टी में इतनी पार्टियां चलती हो, हुड्डा जी की कांग्रेस अलग, शैलजा जी की कांग्रेस अलग, सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग, और वो मजबूती से लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तय किया हुआ है कि ये वाला ना जीत जाए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बन गया तो शैलजा जी को रात को सपने में आता है, अगर हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन गए तो मेरा जीना हराम कर देंगे। सिद्धार्थ जी, ये जो जहां जिस पार्टी में ऐसी परिस्थिति हो, ये CLU गैंग क्या है? जी जी, ये क्या है नीरज जी? ये हरियाणा में एक हरियाणा में बड़ी प्रसिद्ध एक गैंग नाम होता था, CLU गैंग। ये हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा हुआ करता था। हुड्डा जी के खास लोग जो कि ऐसा गबन की एक नीति चला करके पैसा लिया करते थे। और आश्चर्य की बात बताता हूं आपके दर्शकों को, उस गैंग के जो सबसे बड़े सदस्य थे करण दलाल, उनको कांग्रेस पार्टी ने, अभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं, माफ चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने उनको कैंडिडेट नहीं बनाया, लिस्ट में नाम नहीं डाला, पर हुड्डा जी उनका नामांकन भरवाए हैं पलवल सीट से जाकर के। जिस व्यक्ति का नाम लिस्ट में नहीं आ रहा, चूंकि वो CLU गैंग का था और हुड्डा जी उसको पीछे छोड़कर नहीं जा सकते, उनका नामांकन पहले हो गया, लिस्ट बाद में आएगी। जिस पार्टी का ऐसे हाल हो, जिनने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, भाई साहब आपके यहाँ भी तो जनता वापस किसी हाल में नहीं आपके भाई साहब सिद्धार्थ जी आ रहा हूं एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी में भी तो बहुत लोग छोड़ के गए, भगदड़ मच रही है सर। उपाध्यक्ष जी गए कि नहीं गए? नहीं देखिए, ये तो सिलसिला देखिए नीरज जी, कोई भी पार्टी जब उतारती है तो कुछ लोगों की नहीं, कुछ लोगों की नाराजगियां होती हैं, पर ये उस स्थिति से तो बेटर है कि 12 तारीख का नॉमिनेशन आ रहा है और लिस्ट नहीं निकाल पा रहे। 12 रात को निकालेंगे क्या, या 11 रात को 12 बजे कांग्रेस पार्टी लिस्ट देगी, ताकि जितने बागी हैं ये एक दिन हल्ला करें, उसके बाद तो मौका ही नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर डिसिप्लिन पार्टी है, कुछ लोगों ने नाराजगियां थी, पर उनको हम साथ लेके करना चाहते हैं। अनमोल जी बोलिए, छोटे में बोलिए, बहुत छोटा सा। हाँ जी, सिद्धार्थ भाई शायद ये बात नहीं बता रहे कि इनकी भारतीय जनता पार्टी को 26 साल लगे थे 90 सीटों
लड़ने के लिए हरियाणा में, और उसके बाद भी इन्हें केवल 2 सीट हासिल हुई थी। और 36 साल बाद इनकी सरकार बनी है, जो बहुमत के आंकड़े से केवल 2 ज्यादा है, जो इस बार शायद 1 या 2 पे आके सिमट जाए। और जिस तरह से भाजपा छोड़ो आंदोलन चल रहा है ना इस बार हरियाणा में, इनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि कोई भाजपा का कार्यकर्ता अगर घर से निकल के कार्यालय तक बिना पिटे बिना गाली खाए पहुंच जाए तो वो टिकट का प्रबल दावेदार माना जाएगा। और अभी ऐसे 23 लोगों का चुनाव होना बाकी है, वो इन्हें मिल नहीं रहे अभी 23 लोग तो। और जो नंबर 1 बता रहे थे कि लोग जो है वो बोल नहीं पा रहे, इनका हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1, हरियाणा महिलाओं के ऊपर अत्याचार में नंबर 1, नीरज जी, मैं एक फैक्चुअल बात बोलो जल्दी फटाफट सिद्धार्थ बोलो। हरियाणा युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में नंबर 1, हरियाणा पेपर लीक। अनमोल जी छोटे में मैंने कहा था छोटा छोटा बोलने का, ज्यादा लंबा नहीं बोलने दीजिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। मैं अनमोल जी 10 सेकंड बोलने दीजिए। अरे मेरे को 10 सेकंड बोलने दीजिए। एक मिनट सब लोग चुप हो जाओ, एक मिनट सारे लोग चुप हो जाओ, एक मिनट। अनमोल जी आप भी सुनो। मेरा सबसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि चूंकि 6 लोग हम लोग हैं, ज्यादा बात कर पाए, इसलिए 20-30 सेकंड से ज्यादा डायलॉग मत मारिए, भाषण थोड़ी देना इधर। मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, मैं 10 सेकंड चाहूंगा। आपने कह दिया कि इनको 1 सीट मिलेगी। देखिए मैं 10 सेकंड, मैं 10 आप बताओ सिद्धार्थ जी, 1 सीट मिलेगी, आप क्या भगदड़ मची हुई है? मैं एक फैक्चुअल बात ठीक कर रहा हूं, पूरी कर लूं। मैं बिल्कुल एक फैक्चुअल बात ठीक कर रहा हूं। देखिए मैं एक फैक्चुअल बात, नीरज जी मेरे को अनुमति दे रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से फैक्चुअल बात ये ठीक है। हमारी लिस्ट आ चुकी है, आप अनमोल जी जाकर के हमारी लिस्ट देख लीजिए। आप जिस हरियाणा में जितनी आपकी प्रेजेंस है उतना ही आप हरियाणा पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, सीट नहीं कोई टिकट आता रहेगा। अरे गुलिया जी के पास भी चलना है भाई। तो ये है कि बेचारा कोई कल का निकला हुआ भूला बिसरा जो मिल जा रहा है उसको पकड़ करके कैंडिडेट बना रहे हैं। अभी अजय गुलिया जी के पास जाना है। अजय गुलिया जी, डरो मत, अजय गुलिया जी जड़ से काटे। अरे सिद्धार्थ जी, अनमोल जी, आपके राज्य में एक और पार्टी चुनाव लड़ रही है, अभी तक वो उप मुख्यमंत्री भी थे दुष्यंत जी। 56 इंच ना 2015 में काम गुलिया जी, अरे रुक जाओ भाई अनमोल जी, आप तो मतलब एकदम शांत ही नहीं हो रहे हो। रुको भी। गुलिया जी का मुझे सबसे सही लगता है। दुष्यंत जी ने कह दिया कि मुझे चैनल पे भाषण देंगे, आप बुलवा लो। पूरी पार्टी हमारी जीते न जीते लेकिन सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। गुलिया जी क्या फंडा क्या आपका सर? अजय जी नहीं देखिए, मैं एक चीज को यहाँ की तो बैठ करके तो बड़े दावे करना और झूठ बोलना, देखिए सबको अपनी परिस्थिति पता होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, इसका जननायक जनता पार्टी को नुकसान हुआ निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछना चाहता हूँ यहाँ बैठे हैं आपके दर्शकों से और हरियाणा के लोगों से। देखिए जननायक जनता पार्टी को नुकसान हुआ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या हमने हरियाणा प्रदेश का कोई नुकसान होने दिया? भारतीय जनता पार्टी की तो सरकारें और भी 18 प्रदेशों में, क्या कहीं भी पेंशन 1500 से ज्यादा है? फिर हरियाणा में 3000 क्यों? क्योंकि जननायक जनता पार्टी की सोच थी, दुष्यंत जी की सोच थी कि 3000 रुपए पेंशन, इसको हम तो 5 ले जाना चाहते थे। मलाल है उस बात का हमें मलाल है, और उसके लिए चुनाव में जाएंगे तो लोगों से माफी भी मांगेंगे कि 5000 करना चाहते थे, वो करा नहीं पाए। इस बात के लिए हरियाणा प्रदेश के लोगों से क्षमा प्रार्थी। एक मिनट अजय जी थोड़ा आराम से बोलिए। 5000 रुपए क्या कराना चाहते थे? पेंशन, लेकिन 3000 तक ले जा पाए भारतीय जनता पार्टी। 45 से ऊपर वाली नहीं, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, एक पेंशन आपके वो चलती जो 45 से ऊपर के कुंवारों वाली, वो भी है क्या? नहीं देखिए, वो तो सरकार की स्कीम है, वो आती रहती है। देखिए मैं आती रहती, क्या वो जाते जाते करके गए थे खट्टर साहब? 45 से ऊपर है तो 3000 रुपये मिलेंगे, वो वाली भी स्कीम, वो भी तो उसको भी तो दुष्यंत जी कहते हैं हम 5100 करना चाहते हैं, वही वाली है क्या? नहीं, कोई चीजें हैं जो कमी रह जाती है, वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन क्या हमने हरियाणा प्रदेश का नुकसान होने दिया? आप ये बताएं कि किसान के खाते में सीधा पैसा गया, इससे किसान को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? किसान अपनी फसल की गिरदावरी अपने खेत से कर सकता है, अपनी रिपोर्ट कर सकता है नुकसान की, इससे किसान को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं को 33% की भागीदारी राशन के डिपो में मिली, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण में लाभ होगा कि नहीं होगा? 50% आबादी महिलाओं को, आधी आबादी को पंचायत के चुनाव लड़ने के अधिकार दिए, इससे उनको लाभ होगा कि नहीं होगा? ये सारी चीजें हमने करी। 75% तो अजय जी फिर नुकसान कैसे हुआ आपका? आप तो सब काम कर ले रहे थे 4 साल तक, आप मजे सरकार से, आपके ऊपर ये आरोप भी है कि 4 साल तक मलाई काट रहे थे, अब कह रहे हैं कि राज्य का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सब स्कीम तो आप लागू कर चुके, अब क्या दिक्कत क्या थी फिर? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल आपके टीवी चैनल पे स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन चला,
और उसका सारा ठेकरा हमारे सर फोड़ दिया गया। लेकिन हम तो एक बात मानते हैं, मैं एक बात कहता हूँ कि ताली गाली कप्तान को तो ताली भी कप्तान को। जब आप ये मानते थे कि ये काले कानूनों के लिए दुष्यंत जिम्मेवार है, लेकिन जब ये कानून वापस हुए तो आपको तो फिर इनाम भी दुष्यंत को देना चाहिए था, इन सारे राजनीतिक दलों को। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहता हूँ कि ये जो कानून है इनको ड्राफ्ट करने वाले तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन मुख्यमंत्रियों की कमेटी के वो चेयरमैन थे जिन्होंने इन 3 कानूनों को ड्राफ्ट किया था। मैं अगर इनमें कोई दो राय है तो मैं कोर्ट करके कह रहा हूँ ये मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का काम करे। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको इन 3 कानूनों को ड्राफ्ट करने का काम किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा करके न्यू पेंशन स्कीम हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी ने अगर लागू करी थी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करी थी। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, कई बार कुछ राजनीतिक फैसले आपके हक में नहीं जाते, ये जरूरी नहीं कि सारे फैसले आपके हक में हो। हमने हरियाणा अच्छा, एक मिनट अजय जी, क्या आप लोग सिर्फ किंग मेकर के लिए ही लड़ रहे हैं क्या चुनाव, कि 10 सीटें मिल जाए किसी तरीके से तो अपना काम हो जाए, ऐसा? नहीं, देखिए, मैं आपके इस बात का जवाब देता हूँ। देखिए, नया संगठन बनता है, जो पिछली बार 8-9 महीने पुरानी पार्टी थी के लोगों ने चुनाव में मदद की, वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दुष्यंत चौटाला जी को दिया, 10 सीटें हमारी आई। और लोग जो लोकसभा के रिजल्ट से हमें राइट ऑफ करते हैं, मैं उनको याद दिला दूं कि 2019 में भी हम एक भी सीट जीत करके नहीं आए थे, और कांग्रेस की 10 की 10 कांग्रेस भी आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 जीती थी। तो इस हिसाब से तो 90 सीटें जीतती हो, लेकिन वो लोग विधानसभा के चुनाव में 40 पर रह गए और कांग्रेस 31 पर रह गई। और अब की बारी तो 5-5 जीते हैं, हम एक भी नहीं जीते। लेकिन जब 19 के विधानसभा के रिजल्ट आए थे तो बिल्कुल विपरीत नतीजे थे। तो हरियाणा प्रदेश के लोग लोकल मुद्दों पर लोकल लोगों को देख करके जो कैंडिडेट आए हैं वो उनके बीच में रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, और लोग इस बात पर भी विचार करेंगे कि दुष्यंत जी ने क्या फैसले हरियाणा प्रदेश के लिए थे, उनसे हरियाणा प्रदेश नहीं। इसमें अजय जी मैं आपको रोक रहा हूँ, दोबारा आऊँगा। इसमें एक थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी बातों में। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सरकार में रहते हुए बहुत नुकसान हुआ इसलिए हमने पार्टी छोड़ी, दूसरी तरफ बहुत सारे काम में गिना रहे हैं। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। मैं दोबारा वो इसको और क्लैरिफाई करूँगा आपसे, एक साथ सब दो चीज़ें कैसे हो सकती है? तो आपने सरकार में रहते बहुत काम किया, लोग खुश हो गए उससे, या आपको वहाँ पे बहुत कसमसाहट हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, इसलिए आप अलग हुए? लेकिन 4 साल तक आप मतलब सरकार में रहे ना। अब पत्रकारों के पास चलता हूँ मैं, अब अजय जी अभी तो लौट के आऊँगा आपके। हाँ, तो भैया रविंद्र जी और हर्षवर्धन जी, अब आप लोग बताइए मुझे, चारों लोगों को आपने सुन लिया। रविंद्र जी आप बताइए, जेजेपी का क्या रोल होगा, कुछ है इनका रोल अभी कि नहीं? अजय जी तो बहुत चूची गिना रहे हैं। देखिए नीरज भाई, हमने तो इन चारों को सुन लिया और कई साल से सुन रहे हैं, हरियाणा की जनता भी सुनी रही है। लेकिन जेजेपी को मैं फिर कह रहा हूं, अभी इंतजार करना पड़ेगा, ये उनके लिए संघर्ष का दौर है। और इस बात की तस्दीक लोकसभा चुनाव ने कर दी जब इनको 1% से भी कम वोट हासिल हुआ था। आज 90 विधानसभा सीटों पर ऐसी कहीं नहीं है गुंजाइश की जहां पर जेजेपी कहीं मजबूत स्थिति में हो। इनके मुकाबले में आईएनएलडी जरूर कुछ सीटों पर मजबूत है, जिनमें से सिरसा की 3 विधानसभा सीटें हैं, 2 विधानसभा सीटें यमुनानगर की हैं और 2 विधानसभा सीटें फरीदाबाद की, 3 विधानसभा सीटें मेवात इलाके की। वो आईएनएलडी थोड़ा सा मजबूत है, लेकिन जेजेपी को जो जिस तरह का फैसला जेजेपी ने लिया था, सत्ता में भागीदारी की थी, उसके बाद इनके जो मूल वोटर हैं वो नाराज हैं और उनमें से अधिकांश वोटर कांग्रेस के पास चले गए, जिसकी वजह से कांग्रेस को थोड़ा सा फायदा जरूर मिल गया। और लेकिन देखिए, कांग्रेस ने भी उन वोटों को पाने के लिए कुछ नहीं किया था। पिछले 10 साल में कांग्रेस जिस तरीके का विपक्ष के तौर पर रही है, उसमें कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ी भागीदारी की हो जनता के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि पार्टी कमजोर हो गई, जेजेपी का पार्टी कमजोर हो गई, आईएनएलडी, और उसका बेनिफिट मिल गया कांग्रेस, डिफॉल्ट बेनिफिशियरी, उसका बेनिफिट। और देखिए, हरियाणा जो है वो कारोबार के लिहाज से बहुत अहम प्रदेश है, कारोबार फ्रेंडली प्रदेश है, लेकिन उसके जो नीतियां बनाई गई उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी से भूल हुई है या उनसे गलती हुई है, क्योंकि जो डेवलपमेंट करने का था। अच्छा, खासतौर पर एक मिनट रविंद्र जी, एक चीज बताओ, ये जो सैनी जी का प्रयोग था कि बदल दिया गया खट्टर जी की वजह से, इससे कुछ फायदा होगा इनको? नहीं, इससे फायदा नहीं होगा। बीजेपी देखिए बार बार यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि वो ओबीसी के सबसे बड़े नेता है, जो कि सच नहीं है। ओबीसी के सबसे बड़े नेता आज भी राविंद्रजीत सिंह हैं, कृष्णपाल गुर्जर हैं, और वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है कि उनके नेता जो है वो नायब सिंह सैनी होंगे। और देखिए, नायब सिंह सैनी की सीट बार बार बदली गई है, 4थी बार है जब वो नई जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये सीट भी आईएनएलडी की वजह से ही जीत सकते हैं नायब सिंह सैनी। बीजेपी जो है वो शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो सीट वहां से निकाल पाए, क्योंकि वो भी एक फंसी हुई सीट है। और आज तो
लाडवा जी। के बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने भी विरोध कर दिया, उन्होंने भी बगावत कर दी और मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का उन्होंने जो ऐलान कर दिया है। तो ये उनके लिए और मुश्किल की घड़ी आ गई। वो तो चाहते थे करनाल से लड़ना, उन्होंने सार्वजनिक बयान भी दिया था, लेकिन पार्टी ने उनको लाडवा भेज दिया। अब इसके पीछे पार्टी उनका कद बढ़ाना चाहती है या फिर उनको कमजोर करना चाहती है, ये तो भाई सिद्धार्थ बता पाएंगे। ओके, अभी रुको हर्षवर्धन जी, अभी इतना विश्लेषण हम लोगों ने सुना, आपको क्या लगता है कि एक क्लियर पिक्चर वहाँ बन के उठ रही है, बाइपोलर जैसे आप लोग कह रहे थे, और क्या चीज़ है जो इस इलेक्शन को ड्राइव कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये ज्यादा भ्रम का चुनाव नहीं है। एक समय में जो हिमाचल के लिए हम लोग मानते थे, और कम से कम मैं तो लगातार कहता था कि पार्टी के बागी तय करेंगे और एक दूसरे के भीतर की जो पैर खींच रहे हैं उससे तय होने वाला है। दोनों पार्टियों में ये है। एक पार्टी में चूंकि केंद्रीय नेतृत्व तो चाहे कोई कुछ भी कहे, 240 हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अभी भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह वो इतने ताकतवर नेता हैं कि उनके सामने कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं। नायब सिंह सैनी भी कहीं नहीं खड़े हो कह सकते कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, शैलजा अलग कह रही हैं, और शैलजा ने जो डिबेट शुरू की है, मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चीज है जिसको शायद विश्लेषक के तौर पर हम लोग अभी उसको पकड़ नहीं पा रहे। तो कह रही हैं कि मैं दलित परिवार से आती हूं, क्या दलित को मुख्यमंत्री बनने का हक नहीं? जाट तो कई बार मुख्यमंत्री बन गया, दूसरे लोग भी बन गए, तो हमें क्यों नहीं बनना चाहिए? और मैं इसको यूं भी देखता हूं कि राहुल गांधी की आज की राजनीति, अब ठीक है वो अमेरिका में बोल गए कि सब ठीक हो जाएगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, उसका भाजपा कैसे उपयोग करेगी पता नहीं, कैसे वो इसको हरियाणा के चुनाव में लेकर जाएगी, झारखंड के चुनाव में लेकर जाएगी, आगे के चुनाव में लेकर जाएगी। लेकिन हरियाणा में दलित सीएम बन सकता है, इसकी एक उम्मीद अलग तरह की है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव को एकदम से जिसको कहें कि वेटेज कांग्रेस की तरफ बहुत बढ़ा देगा या इसकी वजह से बहुत नजदीकी मुकाबला हो जाएगा, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल जो है, मायावती का जो आईएनएलडी से गठजोड़ है, हम लोग उसको भी लगभग डिस्काउंटेड चल रहा है। आईएनएलडी चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसका एक विशेष प्रभाव है। बहुत से लोग वो मानते हैं कि वो पार्टी एक जिसको कहते हैं ना कि जो खापों की पार्टी है, बहुत से ऐसे मजबूत खाप हैं जो उसके समर्थन में उतरते हैं, और उसके साथ मायावती वहां जा रही। तो क्या उनका जो गठजोड़ है वो कुछ नए तरह का समीकरण बनाएगा क्या? क्योंकि ये पहली बार होगा कि छोटे छोटे ही सही, लेकिन 4 कॉर्नर की फाइट है लगभग हर सीट पर। ठीक है, कहीं कोई 1500 2000 वाला होगा, लेकिन लगभग सब जगह है। अब ऐसे में ये जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनके भीतर क्या कुछ गड़बड़ होगा, उसी से चुनाव का नतीजा तय होने वाला है। तो दोनों के भीतर तो भारी गड़बड़ चल रही है। मैं क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूं दोनों के भीतर भारी गड़बड़ चल रही ना, खींचतान, बिल्कुल टिकट, ये और वो बहुत साफ दिख रहा है। वो आप अगर देखें, मैं आपको बताऊं, पॉकेट्स में भाजपा के नेता ऐसे मुंह फुला के नाराज बैठे थे, अलग अलग नेता, और वो उनको लगता है कि इस राजनीति को हम चलाएंगे। लेकिन जो अच्छी बात एक रही, और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, पहले दिन भी मैंने कहा था जब 67 का आया था, आज दूसरी सूची आने की बात नहीं कर रहा हूं, 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, लाख विद्रोह दिख रहा हो, बहुत अच्छा संतुलन बिठाया है। जो उन्होंने दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को भी टिकट दिया है, वो विनिंग कॉम्बिनेशन में उस सीट पर सबसे बेहतर दिखते हैं। जो लोग नाराज थे उनको भी, राव इंद्रजीत को उतना ही भाव दिया गया जितने की जरूरत थी, राव नरवीर को टिकट दे दिया गया। मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो आप अगर ध्यान से देखें तो ठीक है। अच्छा रविंद्र जी, एक चीज बताओ आप कि क्या चीज एक से जो ड्राइव करी है, दूसरा मैं उसी पे जोड़ देता हूँ, उप प्रश्न है इसका कि क्या कास्ट फैक्टर में कौन सी कास्ट है जो जिसके हाथ में कुंजी है ताला खोलने वाली? देखिए, कुंजी तो जो सबसे ज्यादा होती है जाहिर है उसी के पास है। अब नहीं, सबसे ज्यादा वाले के पास नहीं होती है। देखिए, टैक्टिकल जो होता है उसके पास जी होती जी, तो टैक्टिकल कॉम्बिनेशन जो है अभी 27% के आसपास हरियाणा में जाट हैं और 21%, 20.9% दलित हैं, जो 2011 की जनगणना। तो कांग्रेस पार्टी इन दोनों जातियों पर बैंक ऑन कर रही है कि अगर इन जातियों पर हमारा, क्योंकि 2 बड़े नेता जो हैं जाट समाज के और दलित समाज के, वो कांग्रेस पार्टी के पास है। बीजेपी के पास इन दोनों जातियों में बड़े नेता नहीं है।
बीजेपी के पास ओबीसी नेता यकीनन बड़े हैं और ओबीसी नेता कांग्रेस के पास इतना बड़ा कोई नहीं है, लेकिन ओबीसी नेता जो है राव इंद्रजीत सिंह वो पार्टी से नाराज लंबे समय से रहे। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से ये बात कही है कि उनको उनकी बेकदरी हो रही है। वो जिस पद पर आज हैं उस पद पर 2004 में भी थे। उनको ज्यादा सीट नहीं दी जा रही है, जबकि उनकी वजह से पार्टी को करीब 12 सीटें विधानसभा चुनाव में 14 और 19 में मिली। उनकी वजह से पार्टी को 2 लोकसभा सदस्य मिले, लेकिन उनके कहने से टिकटें नहीं दी जा रही। 2 बार तो उनकी बेटी को भी टिकट नहीं दिया गया। इस बार हालांकि आरती राव को टिकट मिला है। तो एक साथ 40%, देखिए करीब 40% की आबादी यकीनन है ओबीसी समुदाय की। लेकिन तो रविंद्र जी क्या इनसे गुस्सा है क्या? राव जी से क्या है ऐसा, मतलब अदावत क्या है? नहीं, राव इंद्रजीत तो यही कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कल भी उन्होंने बयान दिया, उन्होंने तो यही कहा कि भाई जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। अब बार बार कह रहे हैं, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि अहिरवाल के सबसे बड़े नेता हैं अपने, उनका जो सीधा जनाधार है कम से कम 15 सीटों पर है। 2 बार 2 सीट उनकी लोकसभा की वो जिताने में कामयाब होते हैं, और आज भी उसी पद पर है। मैंने कहा कि एमओएस है, वो खुद कहते हैं कि मैंने तो जिंदगी में सबसे अधिक वक्त तक एमओएस होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सारी बातें नाराज भी करती हैं। रविंद्र जी एक मिनट रुको, आप ये बताओ कि ये अभी जो हर्षवर्धन जी जिक्र करते हैं आईएनएलडी और बीएसपी का कुछ है कि नहीं? ये बिल्कुल यही बात मैं भी कह रहा था कि आईएनएलडी और बीएसपी जो है, मैंने बताया आपको कि 4-5 ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर ये मजबूत कॉम्बिनेशन है, और सीधा टक्कर ये अगर कांग्रेस पार्टी को देगा तो यही देगा। और बीजेपी, देखिए एक और बात, तो पहले मैं आईएनएलडी की बताता हूं। ये जो मैंने पॉकेट्स बताए खासतौर पर देखिए मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इसमें यमुनानगर और जगाधरी जो यूपी के साथ जुड़े इलाके हैं, इनमें एक जगाधरी की सीट पर 40% मुस्लिम है। हथीन और पृथला 2 विधानसभाएं फरीदाबाद में, ये मुस्लिम और जाट बहुल इलाके हैं, यहाँ पर आईएनएलडी मजबूत है। और 3 विधानसभा सीटें जो मेवात की हैं, नू पुन्हाना और मेवात फिरोजपुर झिरका, इनमें सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहाँ पर आईएनएलडी मजबूत है। और उसके अलावा सिरसा की जो विधानसभा सीटें हैं, रानिया, डब्बावाली और एलनाबाद, इन तीनों विधानसभा सीटों पर जो पार्टी है आईएनएलडी, वो सबसे ज्यादा मजबूत है, और उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। तो अगर उसके पास बीएसपी का दलित वोट मिलता है तो इनमें से कुछ सीटों पर वो जीतने की संभावना उनकी बन रही है, वो कुछ सीटें जीत सकते हैं। एक मिनट हर्षवर्धन, ये बताओ आप कि 90 की है ना विधानसभा, ही इसमें कास्ट कॉम्बिनेशन इतना गजब का बना दिया आप दोनों लोगों ने। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर मान लो 2-2, 4-4 सीटें भी दाएं बाएं होती है तो ये चुनाव इतना आसान थोड़ी रह गया है कि बाइपोलर आप मान के चलें ना। 5 सीट वाला भी खेल कर सकता है, क्योंकि विधानसभा छोटी है ना ये। अब ये देखो, अभी आईएनएलडी बसपा के आप ही बता रहे हो। देखिए मतलब इसको और अच्छे से समझना हो तो तुरंत जो थोड़ा पहले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें छत्तीसगढ़ देख लें तो समझ में आ जाएगा कि हरियाणा क्या हो सकता है। और वहां छोटी पार्टियां इस तरह की नहीं थी, इसलिए एक किसी के पक्ष में चला गया। यहाँ छोटी पार्टियां वो भी गठजोड़ के साथ है। लेकिन मतलब मैं जो कह रहा हूं इसको फिर से दोहरा रहा हूं, अगर दलित जाट कॉम्बिनेशन पूरी तरह से एक्टिवेटेड हो गया तो फिर कांग्रेस पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी से कोई मुश्किल नहीं होने वाली। इसको समझिए। ये जो आप कह रहे हैं 4 सीट 5 सीट, ये सब जो पाएंगे भी ना, वो भी अकेले ही वो 45 के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर ये कॉम्बो गड़बड़ हुआ, जिसके लिए कोशिश मायावती भी कर रही है, चौटाला भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और अब इस सारी कोशिश में आम आदमी पार्टी भी जुट गई है। आम आदमी पार्टी भी ये सारी कोशिश कर रही है, क्योंकि अब जैसे दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी, मुझे उनके बहुत ताकतवर प्रत्याशी नहीं दिख रहे। असली मुश्किल ये नहीं होती, होता क्या है, क्या उनको लोग जाट नेता नहीं मानते क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जब आप साख का सवाल होता है ना, तो मान लीजिए कि आपके पास 5-10 ऐसे नेता हैं जो अपनी ताकत पर कुछ लेकर आते हैं। अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी में समस्या है कि 2-3 छोड़कर प्रत्याशी नहीं है उनके पास। जो प्रत्याशी हैं वो कितने वोट लेकर आएंगे ये खैर परिणाम बताएगा। हो सकता है कि उनका बहुत अच्छा हो, हम लोग ना आंक पा रहे हो, लेकिन ये समीकरण है। उस समीकरण में मुझे नहीं लगता कि कोई अलग से किसी सीट पर वो बहुत बड़ा कोई कमाल कर देने जा रहे हैं। और दूसरा ये कि जो विरासत की बात होती है, उस विरासत में अभी पीछे जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला बड़े अच्छे नेता हैं, बहुत नौजवान थे, लग रहा था कि एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन जब आप आगे पीछे करते हैं ना, तो फिर आपके पीछे खड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी वो फिर थोड़ा सा भ्रम में आ जाती है, और भ्रमित होती कॉन्स्टिट्यूंसी कभी टिकती नहीं है, जो जेजेपी के साथ हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे फिर सिद्धार्थ जी और सारे राजनीतिक दलों के पास चलते हैं।
सेकंड राउंड में उससे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कठिन है, इतना आसान आप लोग जो बता रहे हो, मुश्किल है बहुत, जाति समीकरण तो बहुत गजब के बन रहे हैं। छोटे ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। स्वागत है फिर से एक बार, और आज हरियाणा की पहेली समझने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक दलों से और साथ ही दो पत्रकार मित्रों के साथ। सिद्धार्थ जी, भाई मामला बहुत कठिन है। अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि अगर जाट और दलित वाला मामला ठीक से सेट हो गया तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन आप लोग भी बढ़ाते ही होंगे ना? देखिए नीरज जी, निश्चित रूप से कास्ट कॉम्बिनेशंस तो पत्रकारों का काम तो है विश्लेषण करना, और पॉलिटिकल पार्टियां भी इनका विश्लेषण जरूर करती होंगी, पर मैं आपको एक हकीकत से वाकिफ करवाता हूं। देखिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जाट और दलित ये मिलकर के कांग्रेस के लिए कंसोलिडेट हो जाए। कैसे होगा? जब हरियाणा का जाट ये जानता है कि उनकी जो बड़ी नेता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, शैलजा जी के साथ जितना अन्याय हुड्डा जी के परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने किया है या हुड्डा जी के गुट ने किया है वो और किसी ने नहीं किया, तो वो कंसोलिडेशन कैसे हो सकता है? क्या कमी थी? मेरे को ध्यान आता है अभी कुछ समय पहले ही गुरुग्राम के अंदर और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैनर होर्डिंग लगाने का काम किया था कि क्यों नहीं हो सकती कुमारी शैलजा हरियाणा की मुख्यमंत्री। ये प्रश्न पूछा गया था। क्या हुड्डा जी का दबदबा इतना ज्यादा है या उनका कोकस इतना ज्यादा है जिस पार्टी में कास्ट में भी आपसी फुटअव्वल इतना ज्यादा हो, जहां पर आपसी खींचतान इतनी ज्यादा हो? मैं मानता नहीं कि जो उनके सपोर्टर्स या फॉलोअर्स उनकी जाति के भी होंगे वो कभी एक साथ आ सकते हैं। पर इससे भी बड़ी बात है नीरज जी, मात्र कोई कॉम्बिनेशन हो जाने से या विश्लेषण से सरकार बनती होती तो बहुत आसान काम होता। सरकार बनती है जनमानस के मन से, सरकार बनती है जब प्रदेश का पूरा मन होता है। आज हमारी तो अभी विश्लेषण में कहा गया कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी होगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर 2 बार सरकार बना करके आई है तो कुछ बातें होंगी, हो सकता है जिसको लेकर के प्रदेश की जनता हमसे और अपेक्षा रखती होगी। पर वास्तविकता की बात यह है कि अगर तुलना की जाए 2004 से लेकर 2014 तक की, 5 से लेकर 14 और 2014 से लेकर के अभी 24 तक की, तो जिस प्रकार का मूलभूत परिवर्तन हरियाणा में हुआ है। अभी जब ढींगरा जी अपनी शुरुआत कर रहे थे आज शो की, जो नौकरियां वो गिना रहे थे, गलती से हमारा आंकड़ा गिनवा गए थे। 86,078 ये सरकारी नौकरियां कांग्रेस ने दी थी। दुगनी 1.5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां हमने देने का काम किया है। आज खेल नर्सरियां वहां बनी है। आज किसानों के लिए सभी फसलों पर एमएसपी कोई सरकार पूरे देश में दे पाई तो हमारी सरकार दे पाई। ऐसी लंबी फहरिस्त है। जब ऐसी लंबी फहरिस्त हो और मूलभूत परिवर्तन किसी प्रदेश में हुआ हो तो हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि प्रदेश की जनता और हर जाति का 36 की 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के हमको जिताने का काम करेगी। ओके, 36 की 36 बिरादरी खड़े होकर के भारतीय पार्टी जिताने का काम करेंगे। ढींगरा जी, अच्छा ये बताओ सर, आपके यहाँ जीत गए तो सीएम कौन बनेगा? देखिए, ये हमारे पार्टी के विधायक दल की बैठक में तय होगा। नहीं, ये हमारे जो जीत करके विधायक आएंगे वो विधायक और हाईकमान जो है वो अपना नेता चुनते हैं और वो तय करते हैं। दूसरी बात आपस में थोड़ा सा मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसका क्या होगा? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, चुनाव असर नहीं पड़ेगा। आप सुनिए, जो विधायक जीत करके आएंगे उनको अपना नेता चुनना है, वो अपना नेता चुनेंगे और उसके बाद हाईकमान पे जाएगा, हाईकमान उसके ऊपर फैसला करेगा। तो ये होता है वैसे चुनाव का हमारा सिस्टम। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्होंने अभी कहा हमने इतनी नौकरियां दी, इन्होंने दी है डिप्लॉयमेंट पॉलिसी। मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको, ये डिप्लॉयमेंट पॉलिसी दी 2022 की। ये इन्होंने डिप्लॉयमेंट पॉलिसी क्या दी, इन्होंने जो है ये एम्प्लॉयमेंट नहीं बना रहे, इसके ऊपर लिखा हुआ है डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022। आप ये देखें, ये दिहाड़ीदार मजदूर बना रहे हैं लोगों को। 15-16 हजार रुपए में अगर सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी की बात कही, आज रखा कल आप उनको निकाल दो आपके हाथ में, सरकारी तो आरक्षण कहाँ गया उनका? पक्की वाली की बात कर रहे हैं, बात कहाँ गई? पक्की सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी। जो आपने झूठ बोला, हमने इतनी नौकरियां लगा दी, हमने सुन लिया, लेकिन धरातल पे तो नहीं है ना। धरातल पे तो लोग समझते हैं ना इस बात को कि आपने ये वाला जो डिप्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई है, ये जो दिखा रहे हो, जो सिद्धार्थ आप लोगों को जल्दी क्लियर करो, 10 सेकंड में कंफ्यूजन, आखिरी सेगमेंट में आगे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। सिद्धार्थ जी क्या बता रहे हैं ढींगरा जी?
ये ढींगरा जी जिस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं वो हरियाणा के अंदर हमारी सरकार एक HKRN लेकर के आई थी, वो उससे कंफ्यूज हो रहे हैं। जो आंकड़ा मैंने उनको दिया वो पक्की सरकारी नौकरी अरे का सर है। नहीं, हमने गलत कह रहे हो आप। हमने उस HKRN में आपने से पक्की कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी जो का थे श्वेत उसमें से पत्र लाइए ना। 1,25,000 Confuse मत को उसमें करिए से आप। पक्का किया और बाकी लोग बताइए हमने कितनी पक्की नौकरी दी। आपने तो वो पक्की दी, हमने total आंकड़ा 1.5 मिल लाख करके पक्की नौकरी दी है। आप बताइए कितनी नौकरी पक्की दी? नहीं, ये बिल मैं हमारे टाइम पे 1.5 लाख पक्की नौकरी दी 1,43,000 हमने। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है। 86,000 आप हमारा आंकड़ा मत बताइए, 1.5 लाख है मेरे वो। सामने आंकड़ा है। मुझे कैसी मालूम बात है, कर आपके आंकड़े को छोड़ दीजिए आप, मुझे मालूम है आपके अच्छा आंकड़े। देखो भाई, अब ये आप लोग बताइए आपका आंकड़ा पर्ची वाले कितना है? आंकड़े। सुनो सरकारी सुनो नौकरी का चुनावी कितना भाषण बोलिए तय ना। करना। अब यहाँ पे मैं गजट लेके बैठूं क्या कि सबकी वेरीफाई करूं? वो कह रहे 86,000 करूंगा। दीगरा जी अपनी बात तो ये वाला छोड़ो, अभी इस पे आप लोग डिस्प्यूट ऐसा कर देते हो ना कि मुझे गजट निकालना पड़े। फिर अब मेहनत से कराओगे मुझसे आप, इस समय शो खत्म होने वाला है, तो बताओ जल्दी से कंप्लीट सर करो। आप निकलवाइएगा और आप चेक करिएगा, नहीं तो अरे अगले शो में करेंगे, इस समय थोड़ी टाइम है कि लीजिएगा। मैं जाके क्रॉस चेक करूं कि फैक्चुअली क्या है। दोनों लोग दावे करो, मैं दोनों की बातें सुन रहा हूं। बताइए जल्दी बताइए। फिर अभी देखिए आप वाले के पास मैंने जाना मुझे। आपको पॉलिसी दिखा दी इनकी, ये डिप्लॉयमेंट एक्चुअल गोल में आप गूगल करिए, 2 मिनट में आ जाएगी ना। आप इसको गूगल करिए, पता लग जाएगा। अरे और दादा ढींगरा जी आप उसी पे अटक गए। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा उन्होंने पक्की नौकरी दी है। ये झूठ है, ये झूठ अच्छा है, ये मैं बता रहा हूँ। ओके चलो ठीक है। अच्छा आगे दूसरी बढ़ो बात सर। पे आता हूँ। अभी मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। ये जो सरकार रही पूरे इस हाँ। सालों में, इसके अंदर कितने घोटाले हुए मैं आपको बता रहा हूँ ना। फेयर खिलाई मैंने 3.5 4 लाख करोड़ का कर्ज है हरियाणा पर, जो कि ये सब बता 60,000 चुके हो करोड़ था आप। 2014 के अंदर। ये पिछले पैसा कहाँ सेगमेंट गया? में। एक पैसा इन्होंने लूटा है और प्रदेश लूट गया इससे। एक और बात बताता हूँ, हमारा प्रदेश जो है वो किसान, जवान और पहलवान का प्रदेश है। सभी लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। किसानों को सड़क पे बिठा करके रखा। आप पूछिएगा वरिष्ठ पत्रकार से। दींगरा जी सुनो ना, जवानों ये के वाले हम लोग साथ पहले अग्नि से कर योजना चुके हैं। कहानी अभी अलग मेरे को है। ये बताओ कि आपकी पार्टी, थोड़ा अनुमान बताओ ना, दर्शकों को सुनने में समझ में आया कितनी सीटें जीत रही कांग्रेस वहां पे? देखिए हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बनेगी और फुल मेजोरिटी के साथ बननी है। आपको ये बताऊं, बीजेपी 2.5 का आंकड़ा, 10 का आंकड़ा ऊपर पार नहीं कर पाएगी। मैं आपको अपनी ये तो दावे के बताओ ना, साथ कह इनको तो सकता 10 बता दी, अपनी कितनी? 45 46? हूं। हमारी तो आप देखिए, वरिष्ठ हाँ। पत्रकार से पूछिए कि अगर इनकी 10 आएंगी तो कांग्रेस की कितनी होगी। मैं आपको आप खुद नहीं बता रहे हो, वरिष्ठ पत्रकार से पूछू लेकिन जाके। हमारी मेजोरिटी जो है वो 50 लाख ओके 70 सीटें ठीक है ऊपर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। अभी 50, समय एकदम 60, कम है, 70, थोड़ा सबसे ये बात बता रहा हूं करनी मैं। है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मेरे तो मुकाबले में कोई है ही नहीं। सुशील गुप्ता जी ने कहा भाजपा से तो कोई मुकाबला ही नहीं, मेरा मुकाबला कांग्रेस से है, हम दोनों लोग मैदान में हैं। तो बताइए सर, अनमोल जी कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? कुछ अनुमान बताइए। नीरज जी, पहली बात तो ये कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी दल को आम आदमी पार्टी को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन दिल्ली और पंजाब में हमने प्रचंड बहुमत हासिल करके हर चुनाव में देश के सामने पेश किया है, ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारी काम की राजनीति पे जनता ने हमेशा मोहर लगाई है। और इतिहास में भारत के पहली ऐसी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। सीट देखिए, मैं सेफोलॉजिस्ट तो हूं नहीं जो मैं सीट का अनुमान दे पाऊं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस तरह से लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हमें पूरा भरोसा है कि हम सरकार जरूर बनाएंगे। और हमारा दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है, दैट इज रेजोनेटिंग वेरी वेल विद द पीपल ऑफ हरियाणा। ओके, आप सरकार बनाएंगे, 45 ऊपर आप जाएंगे। एक बात मैं आपसे सहमत हूँ, और मैंने शुरू में आपको याद होगा मैंने कहा था कि 19 इससे पहले वाले चुनाव याद कर लो आप लोग, क्या हुआ था। तो कुछ भी हो सकता है, वो बात आपकी सही है कि एनीथिंग कुड पॉसिबल। देखिए मुझे सबसे सही तो जेजेपी के लगते हैं भाई, उन्होंने जैसा अरे सुनो, अरे सर अब समय कम है। गुलिया सर कितनी सीटें, उसी से अंदाजा लगेगा कि क्या समीकरण बनेगा। अनम्यूट करिए गुलिया जी, अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए। जिस प्रकार से मैं हरियाणा की राजनीति को समझता हूँ, देखिए जितनी मेरी समझ है, देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन कितनी सीटें लेकर के आएगा, लेकिन आज के हिसाब से जो समीकरण है, जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी का चुनाव भी पिछली बारी शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और चुनाव नजदीक आते आते चुनाव में प्रचार में जोर पकड़ा और जननायक जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश के अंदर किया था। तो मेरा यह मानना है कि आज के दिन जिस प्रकार से चुनाव चला है, 25 से 30 सीटों पर हम खड़े हैं और ये बढ़ने वाला है। अब देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है
ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर कोई मेरे खिलाफ भी खड़ा है, कोई मेरी मुखालफत भी कर रहा है, तो मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि जिस मंदिर को हम मानते हैं, जिस लोकतंत्र को हम मानते हैं, वो सबको मुखालफत करने की, किसी का विरोध करने की इजाजत देता है। उसके अंदर वो उसका डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कोई अवेल करता है, अगर कोई मेरी मुखालफत भी करता है, तो देखिए ये लोगों का राइट है। अगर कोई विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ अपने किए हुए कामों को लेकर के चुनाव लड़ने जाएंगे। और ये तो हरियाणा प्रदेश के लोग तय करेंगे। 25 से 30 प्लस आज ये मेरी स्थिति, आज ये मैं बिल्कुल आज की स्थिति में 25-30 प्लस, बहुत दूर नहीं है बहुमत से। ये भी तो ये भी करीब है। भाजपा तो दावा ताल ठोकी रही कि 3600 बिरादरी उनको पूरा वोट जिताएंगे। अब छोटे छोटे कमेंट हर्षवर्धन जी आपके और रविंदर जी। पहले हर्षवर्धन जी आप बताओ, देखो सब लोग दावा कर रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर आदमी दावे के साथ खड़ा होगा, अपने चुनाव के लिए प्रचार करेगा, लड़ेगा। हरियाणा का चुनाव इसलिए बहुत दिलचस्प मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत सारी पार्टी लड़ रही है और बहुत छोटी विधानसभा है। हर्षवर्धन जी इस बात को आप समझिए थोड़ा, 2-2, 4-4 सीट में भी कुछ खेल हो सकता है। आपका अनुमान क्या कहता है? नहीं, इस पर मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह की विधानसभा है। अच्छा, एक चीज मैं कह दूं, मैं इतनी देर में मैंने सोचा कि जरा चेक करूं, तो यहाँ सिद्धार्थ बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। कांग्रेस शासन काल में 86,087 नियुक्तियां हैं और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में 1,43,000 ये सरकारी नौकरियों का जो आंकड़ा है। तो आंकड़े के मामले में ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये मैं बता दूं। बाकी मेरा एकदम मानना है कि कांग्रेस पार्टी को एज है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि राहुल गांधी एक भ्रम बनाए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी एक भ्रम बनाए हुए। वो भ्रम बना रहेगा तो निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा, नहीं भ्रम बना रहेगा तो मैं फिर से कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में भी हम सारे लोग चर्चा कर रहे थे, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से एकदम आउट हो गई है, परिणाम उलट आ गए। तो इसलिए अभी कह पाना, वो भी इतनी छोटी जो विधानसभा है, सारे टिकट आ जाएं, सारे लोग मैदान में आ जाएं, तभी शायद नंबर बता पाना थोड़ा कहे कि जो दिख रहा है वो बिल्कुल फेयर इनफ। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। एक बार सब प्रत्याशी मैदान में आ जाए, दंगल में, हरियाणा की भाषा में दंगल में सारे पहलवान आ जाए, तब समझ में आएगा ना कौन मजबूत कौन जीतेगा। रविंदर जी, आपको अभी के हिसाब से अनुमान क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है। बीजेपी के लिए स्ट्रगलिंग पॉइंट है, क्योंकि बीजेपी को आपस में भी काफी गुटबाजी है, लेकिन बात वही है कि जब तक सारी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं आते हैं तब तक ही स्थिति है। कल अगर कांग्रेस के सब उम्मीदवार आएंगे तो स्थितियां बदल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक सीट पर 60 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। तो जाहिर है बगावती तेवर लोग यहाँ भी अख्तियार करेंगे। अब उसका कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा ये अहम है, लेकिन आज जो जमीनी स्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी को अपर एज बिल्कुल दिखाई दे रहा है और ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। और बीजेपी तो देखिए पिछली बार भी 40 सीट पे रह गई थी और उसके बाद बीजेपी की स्थिति मजबूत तो नहीं हुई है, ना सेंटर में हुई ना स्टेट में हुई। तो बीजेपी के लिए तो मुश्किलें और बढ़ी हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी सा आसान हुई है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया और उसी को वो दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और कई सारे इश्यूज हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और जो नौकरी की बात इन दोनों पार्टी के नेताओं ने की, उसमें 86,000 इन्होंने दी होंगी और सिद्धार्थ भाई की पार्टी ने 1.5 लाख नौकरी दी होंगी। लेकिन जो 1.5 लाख नौकरियां दी है ना, वो पक्की नौकरी जो बता रहे हैं, उस पक्की नौकरी में केवल सैलरी है, उसमें ना तो डीए मिलेगा ना कोई पेंशन मिलेगी, वो सब उसमें नहीं है। और इनकी जो पुरानी जो नौकरी थी, उस नौकरी में वो सरकारी तमाम सुविधाएं हैं जो एक सरकारी नौकरी वाले को मिलती है। तो इनमें एक मूल अंतर भी है। और नौकरी की वजह से एक आखिरी बात, नौकरी बड़ा मसला हरियाणा में है, क्योंकि 2021 में एक सीईटी की पॉलिसी लेके आई थी जिसमें 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। उस नौकरी की भर्ती आज तक नहीं हुई है। तो हरियाणा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी जब एक बार सब टिकट बढ़ जाएंगे, सबके दंगल सज जाएगा, तो फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो बहुत सारे मुद्दे भी आएंगे। नो डाउट कि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, किसानों का इशू है, अग्निवीर का इशू है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। फिर दूसरी तरफ जाए तो सर फुटौल है, कौन सीएम बनेगा इसकी लड़ाई है। आपस में बहुत लड़ाइयाँ हो रही है और 6 दल लड़ रहे हैं। छोटा सा राज्य है, इसलिए चुनाव और इंटरेस्टिंग बन जाता है। ऐसा ही एक और दिलचस्प राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ से मैं इस समय शो कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 6-7 दल लड़ रहे हैं और यहाँ भी भयानक कन्फ्यूज़न है कि कौन बाजी मारेगा, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। तो इस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन नो डाउट कि हो सकता है थोड़ी क्लैरिटी हमारे दर्शकों को आई हो कि हरियाणा में चल क्या रहा है। अब एक बार सारे टिकट बढ़ जाएं तो फिर से इस पर बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।